खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हस्ब साबिक हमारे साथ इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं और ये हमारी उस सीरीज़ का सिलसिला है कि जिसमें हम कश्मीर को अलग ज़ाविया नज़र से समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा जलाल हमें पहले अपना मौक़िफ़ दे चुकी। इश्तियाक अहमद के साथ इस नशिस्त में दो हम हिस्से ये रिकॉर्ड कर चुके, बात कर चुके। पहले हमने यासीन मलिक साहब पे बात करने की कोशिश की क्योंकि ये मामला उस वक्त बहुत हस्ब हाल था। उसके बाद हमने कश्मीर के पूरे मामले को हिस्टोरिकली समझने की कोशिश की, जिसमें इश्तियाक अहमद साहब ने वेरी काइंड ऑफ हिम किताबों के रेफरेंसेस भी दिए। आखिर तक हम इस मौके पर पहुंच गए थे कि एग्जैक्टली 47 में हुआ क्या, कश्मीर की तारीख क्या थी और उसका ब्रिटिश में कोई शरारत थी या नहीं। इश्तियाक साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यू आर वेलकम जी, मुझे वेलकम। प्लीज ये अगर आप इस हिस्से के शुरू में बता सकें कि हमने तारीख की तो बात की, बड़े लोगों की बात की, जो लीडर्स थे उनकी बात की। इस वक्त तक कश्मीर में अवाम की क्या सूरत हाल थी? वर दे फाइन स्टेइंग विद वेयर दे वर, या वो लोग कुछ और चाह रहे थे जिस मौके तक हम हमें बता चुके? देखिए, मुझे यूं लगता है कि क्योंकि ये जो रेडर्स गए थे, इन्होंने वहां पे बहुत औरतों को रेप शेप भी किया है। एक तो दौलत लूट के लाए हैं ना, और पाकिस्तान के चकलों में कई कश्मीरी लड़कियां जो बैठती थी, शायद अक्सर उसमें से सिख लड़कियों को ये लाए थे, लेकिन मुसलमान भी उसमें थे। तो अगर तब प्लेबिसाइट हुआ जब नेहरू वॉज विलिंग टू डू इट, तो शायद कश्मीर वैली के मुसलमान जो हैं और बाकी मेजोरिटी शायद इंडिया के साथ जाती। लेकिन बाद में जब शेख अब्दुल्ला के साथ झगड़ा हो गया और शेख अब्दुल्ला को उन्होंने जेल में डाला, तो मेरे ख्याल से ओपिनियन चेंज होनी शुरू हो गई होगी ना। महाराजा ने यह किया था कि जम्मू में तो उन्होंने जो मुस्लिम मेजोरिटी थी खत्म करके हिंदू मेजोरिटी बना ली थी, कश्मीर वैली फिर भी मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो टोटल अगर गिनी जाए तो फिर भी मुसलमान अभी तक मेजोरिटी में थे, इवन व्हेन जम्मू की डेमोग्राफी इन्होंने चेंज कर ली थी। तो एक प्लेबिसाइड के अंदर जहां पे जो 47 से लेके लेट्स से अप टू द 50s एक कश्मीरियों के अंदर एक रंजिश थी कि हमारे साथ ये रेडर्स ने क्या किया है, वो तब्दील हो गई होगी ना इनटू द प्रॉब्लम विद द इंडियन स्टेट एंड द लीडर्स ऑफ द कश्मीरीज इन द वैली, शेख अब्दुल्ला और ये और वो। तो उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ये समझ आ गई कि अगर प्लेबिसाइट होगा तो दे कैन लूज इट। तो उसके बाद दोनों ने ये टेक्निकल पोजीशंस बना ली हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स थी, ये पूरी नहीं हुई, तो अब तो प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता। इसके पीछे एक और आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें जो ज्यादा जिक्र नहीं होता, और वो है कि फॉर मी कश्मीर इज ऑल्सो अ हाइड्रो पोलिटिकल प्रॉब्लम। यानी कि झेलम और ये जो रिवर्स हैं, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है, इंडिया के अंदर भी आता है, क्योंकि कुदरत ने तो इन्हें बॉर्डर्स के हवाले से नहीं था बनाया, ना ही अंग्रेजों की प्लानिंग जो है उन्होंने बैराज बनाए, ये वो इस तरीके से बने यूनाइटेड इंडिया यूनाइटेड पंजाब के हवाले से। तो कश्मीर के पास एक इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि रिपेरियन होता है दोज कंट्रीज विच आर सिटिंग ऑन द रिवर्स। तो अपर रिपेरियन जो है वो इंडिया है। ये रिवर जो हिमालय से आते हैं या जो कश्मीर से आते हैं, ये पहले इंडिया के कंट्रोल्ड एरिया से आते हैं और फिर पाकिस्तान में आते हैं। समझ गए आप? जी। सो एट द मोमेंट उस चीज को रिजॉल्व कैसे किया गया? थ्रू द वर्ल्ड बैंक, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ये बड़ा अंडरलाइन करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि इनकी इतनी जंगें हुई, रोज ये झगड़ते हैं, लेकिन nobody really wants to undo the Indus Water Treaty. Why? Because वो एक फेयर ट्रीटी है। 80% पानी उसका जो है ना वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, और 20% जो है वो इंडिया को मिला हुआ है। लेकिन उस ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को रेजर्वोयर बनाने थे, बैराज बनाने थे पानी रोकने के लिए। 2-3 दफा ये ट्रीटी आर्बिट्रेशन के लिए भी गई है, और आर्बिट्रेशन के जो फैसले आए हैं वो उन्होंने कहा है कि इंडिया इज डूइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज लेड डाउन,
जरा ये इन्होंने जो मेजरमेंट्स है ना इनकी, वो करेक्ट होनी चाहिए। बट देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी इज करेक्ट। और हमारी तरफ से एक थे जमात अली शाह गुजरात के, वो मैं गुजरात आता जाता हूँ तो आई नो दैट उस बेचारे शरीफ आदमी ने भी कहीं ये कह दिया कि वाकई इंडिया जो है वो ट्रीटी के मुताबिक ही करता है इन पानी के इस्तेमाल को। तो सुना है उसको पाकिस्तान से भागना पड़ा। आई डोंट नो इफ जमात अली शाह इज एनी इन पाकिस्तान एनी मोर। और वो गुजरात के रहने वाले हैं, सीधे साधे मुसलमान हैं, लेकिन ही वॉज एन एक्सपर्ट। तो सच ही उन्होंने बोल दिया। और वो सच यही है कि ट्रीटी को वायलेट इंडिया नहीं कर रहा। जो भी आर्बिट्रेशन हुई है पाकिस्तान हैज लॉस्ट एवरी टाइम। तो अब इट इज सिक्योरिटी, इट इज आइडियोलॉजी। यानी आप नेहरू की एक 1964 का इंटरव्यू है विद एन अमेरिकन, द लास्ट इंटरव्यू बिफोर ही डाइड, वेयर ही सेज कि कश्मीर के अंदर जो ये करते हैं इंडिया पाकिस्तान, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनका क्या हाल होगा। क्योंकि अगर मुसलमान एक जगह पे मेजॉरिटी की वजह से एक सेकुलर स्टेट में नहीं रह सकते, तो फिर वहां पे हिंदू यही कहेंगे ना कि ये जो मुसलमान है ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, दे शुड ऑल बी ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुसलमान कैन नॉट बी लॉयल टू इंडिया। और जहां ये मेजॉरिटी में है ये हमें तंग करते हैं। दिस इज नेहरू सेइंग इट। नेहरू ने आखिर में यही कहा है कि मेरी तो वालदा लाहौर से थी, मेरे कई दोस्त अपना पाकिस्तान में है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द डे कि इंडिया पाकिस्तान की दोबारा दोस्ती हो जाए। दिस इज द स्पिरिट ही हैड, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ मोदी एंड कंपनी। सियासत इस तरह बदल गई है। कश्मीरियों के अंदर अगर प्लेबिसाइट होता है, let's say hypothetically, I think that choice number one for the Kashmiri Muslims of the valley would be, यहाँ पे भी ये इसको आप सोचे ना, वो यही चाहेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने या ये पाकिस्तान का हिस्सा हो। जम्मू के हिंदू जो अब मेजॉरिटी में है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर को भी नहीं मानेंगे, तो वो इंडिया का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। लद्दाख को तो इंडिया ने वैसे ही अलग कर दिया है। आई डोंट थिंक दैट विल एवर बी ऑफ एनी कंसिडरेशन, क्योंकि वो पॉपुलेशन अब भी 500,000 से कम है। इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो हाउ विल यू एवर डील विद इट? देखें, जो मैं, लेट मी रिपीट इट, वैली के मुसलमान लेट्स से प्लेबिसाइड में पाकिस्तान के हक में, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 1 दे वुड लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। जम्मू के हिंदू जो हैं वुड बी चॉइस नंबर 1, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, द होल ऑफ कश्मीर। यानी वो ये नहीं मानेंगे कि कश्मीर वैली पाकिस्तान को दे दो और ये। एंड नंबर 2, वो मानेंगे इसलिए एक बात कि वी वांट जस्ट यूनियन विद इंडिया, दे वुड नॉट एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर। तो अब जब हम कहते हैं कश्मीरी ओपिनियन, व्हाट ओपिनियन आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट अबाउट द आजाद कश्मीरीज? ये जो किताब मेरे पास आई है उसके अंदर उन्होंने तो एविडेंस दिया है कि आजाद कश्मीर के अंदर भी बहुत रिजेंटमेंट है अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और जुलूस भी निकलते हैं और प्रोटेस्ट भी होते हैं। वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, मे बी यू नो बेटर, लेकिन अगर उन कश्मीरियों को भी मना लिया जाए और वो कश्मीर वैली के साथ मिल जाए, तो दे वुड वांट एन इंडिपेंडेंट कश्मीर और ज्वाइन पाकिस्तान। इस तरह मुझे नजर आता है। लेकिन आप यू कैसे रिजॉल्व करेंगे आप इन चीजों को? इस तरह मैं अभी भी वो थोड़ा सा तारीख पे कुछ आखिरी चीज़ देखना चाहूँगा कि आपने बताया कि किस तरह वो सेंटिमेंट फिर पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, जो हम लोगों ने, जो पाकिस्तानी लोग भेजे, फिर इंडिया के ख़िलाफ़, फिर ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता इतनी वायलेंट कैसे हो गई, और फिर इंडियन स्टेट ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया? अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें। देखिए, वायलेंट तो ये तब हुई है जब इलेक्शन जो कश्मीर में होते थे, पहले भी वहां पे कहते हैं कि वो रिगिंग होती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल हुकूमत के साथ मिलकर करवाती थी, लेकिन आई थिंक 1980s में, 83 में या 87 में उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने वहां पे, 83 होगी बिकॉज 84 में तो उसकी डेथ हो गई है ना, या 78 ऐसे करके कोई ईयर है,
उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी बना दी वहां पे वैली के अंदर, जो उससे पहले नहीं थी होती। इंडिया यूज टू डील विद कश्मीर थ्रू द नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला का उठा दिया तो उनके ब्रदर इन लॉ को लगा दिया, कभी बख्शी गुलाम जो उनके असिस्टेंट थे उनको लगा दिया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो करते थे। बाद में जब उन्होंने वहां पे कांग्रेस हुकूमत, कांग्रेस पार्टी बनाई, तो एक नया फैक्टर हो गया जिसको नेशनल कांग्रेस ने रिजेंट किया और शेख अब्दुल्ला की हुकूमत को उन्होंने डिसमिस किया। बाद में फारूक अब्दुल्ला ने और कांग्रेस ने मिलकर हुकूमत बनाई। तो इन किस्म इस किस्म की बेतहाशा डिटेल्स है, इफ वी गो इनटू देम इट डजंट। हुआ क्या है कि तब तक मिलिटेंसी पाकिस्तान के अंदर पूरी तैयार हो चुकी हुई थी अफगान जिहाद से। हमारी आईएसआई ने कामयाबी से वो जंग जड़ी और उसके अंदर जो तंजीमें बनी थी उनको इन्होंने डायरेक्ट इंडियन कश्मीर में कर दिया। तो जब इंडियन कश्मीर में जाके इन्होंने जेकेएफएल को भी तबाह किया, हरकतुल मुजाहिदीन और इसके जरिए और जमात इस्लामी के जरिए, तो बाद में फिर इंडियन आर्मी भी पूरी अपनी एग्रेशन के साथ आई है। अब वो इतना वायलेंट हो चुका हुआ है कि द वन हु हैज मोर गन पावर एंड मोर कंट्रोल इज विनिंग एटलीस्ट द वॉर। ठीक है, इश्तियाक साहब, आपके जवाब से एक तासुर जाता है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर कमेंट करें, फिर हम आगे चलें। आपके इस जवाब से तासुर जाता है कि जो कश्मीर में फ्रीडम मूवमेंट है ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये पाकिस्तान ने जब लोग सप्लाई किए शुरू में और बाद में जब मिलिटेंट्स वहां पे गए तब ये मामला हुआ। नहीं ये ऑर्गेनिक तो है भाई यार। देखो मैंने बताया कि जब इन्होंने वहां पे कांग्रेस पार्टी बनाई है तब से विद इन द वैली एक और ओपिनियन खड़ी हुई ना कि ये अब हमारी जो है, देखो ना आर्टिकल 370 तो अब खत्म हुआ है ना, लेकिन प्रैक्टिकली उसी दिन खत्म हो गया था जब कांग्रेस पार्टी वहां पे बन गई थी। समझ गए ना आप? लेकिन तब तक कश्मीरियों के पास रेजिस्ट करने के कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन इधर 89 में जब अफगान जिहाद खत्म हुआ है तो वो फिर फोर्सेस जब पाकिस्तान ने भेजी हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर, तो लोकल कश्मीरी जो हैं लड़के ये वो उसका हिस्सा बन गए, उनको ट्रेनिंग मिली, पाकिस्तान में आए, तो तब से मिलिटेंसी जो है, तो ये आप कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑर्गेनिक है लेकिन वायलेंट तब से हुआ है 89 के बाद। ठीक है, जरा क्रोनोलॉजी में आप देखें ना, ये पहले सिलसिला शुरू हो गया था कि कश्मीरी एलियनेट हो रहे थे विद फ्रॉम इंडिया, लेकिन एलियनेट होने के बावजूद यू हैड नो पावर टू हिट बैक, दैट केम वाया पाकिस्तान। और इस तरह से जब तक वो एलियनेट हो रहे थे और पाकिस्तान से जब तक पावर आया तो इंडिया ने ओवरऑल क्या सेम तरीके इख्तियार किए नॉन मिलिटेंट, इस मामले को अंदर से ही दबाया जा सके पॉजिटिवली, कि उनकी बातों को माना जा सके? उन्होंने जो यही किया कि आर्टिकल 370 को कंटिन्यू किया, बार बार कल्टीवेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें बनती रहीं, फिर ये मुफ्ती साहब की हुकूमत भी बनी, उनके साथ मुफ्ती साहब जो हैं महबूबा मुफ्ती के, ये होम मिनिस्टर भी तो रहे हैं ना महल वाजपेयी के दौर में या उससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत है। तो कौन किसके साथ नहीं, who has not slept with whom, ये बताओ मुझे। Who has not slept with whom? I am sorry to say there is no better way of concretely explaining this. ठीक है ना? इश्तियाक साहब, क्या दोनों मुल्कों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, इसको कश्मीर को सियासत के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया? अगर इतना इस्तेमाल ना होता तो शायद कोई ना कोई हल निकल पाता। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है, और उसके अंदर मैं पाकिस्तान को ज्यादा ब्लेम करता हूं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं, आप इसको चाहें तो इसे एडिट भी कर दें। यानी एक जमाने में जब बेनजीर भुट्टो शायद पहली दफा हुकूमत में आई थी तो उन्होंने डेलीगेशन कश्मीर के नाम पे भेजने शुरू कर दिए थे सारी दुनिया में। तो ये लोग स्टॉकहोम भी आए थे, कई पता नहीं कई लोग थे, बहुत लोग आए थे। क़यादत थी नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की, जो एक पुराने पॉलिटिशियन, बहुत नेक आदमी,
और वो बूढ़े थे। दिन के वक्त तो ये मिले हैं वहां के पॉलिटिशियंस को, कश्मीर का किस्सा सुनाया, ये वो। शाम जब हो गई तो नवाबजादा साहब तो सो गए, बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन। उस जमाने में लाइव शो होते थे, सेक्स लाइव शोज। तो हमारे कई ये आए हुए थे ना कश्मीर का केस लड़ने, ये वहां चले गए। तो वहां की जो सीक्रेट पुलिस है सेपो, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग यहाँ पे रोने आए हैं अबाउट द ऑपरेशन इन कश्मीर, लेकिन इनकी अपनी इंटरेस्ट जो है, जो ये जाके एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या है। तो इस किस्म के पाकिस्तान की नॉन सीरियस, नॉन कमिटल जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा है। कश्मीर का शोर मचा 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 के अचीव जीरो ही हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एक और सवाल है मेरे जहन में। आप मुझे कब से जब से जानते हैं, हमने काफी बात की है, मैं कभी इस तरह का सवाल नहीं करता, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इस तीसरे हिस्से में अब ये कमेंट जरूर आएगा लोगों का। मैं चाहता हूं कि वो एड्रेस हो जाए, चाहे वो हमारी हिस्टोरी ऑफ पाकिस्तान हो जब हमने आपसे इंटरव्यू किया, चाहे वो जोगेंद्र नाथ मंडल हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी किताबों से भी राय मिलती है। और मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा तासुर सही ना हो, इट लुक्स लाइक कि आप हमेशा पाकिस्तान को बुरा पेंट करते हैं और इंडिया को इस तरह पेंट किया जाता है कि ये लोग सबसे अच्छे हैं। कभी मतलब जैसे आपने कहा कि ये तो इंच भी मूव नहीं करते इंडस इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ बनाते वक्त। तारीख इस तरह तो नहीं होती, ताली तो शायद दोनों हाथों से ही बचती है। बात यह है कि मेरी स्टडी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फ्रीडम स्ट्रगल की है, उसमें जो भी मेरी फाइंडिंग्स हैं, उसका जो नेट रिजल्ट तो ये है कि ये पार्टीशन ने सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया है। एंड आई थिंक आई हैव अ मॉरल केस। 3 टुकड़ों में अब हो गए हैं। अगर ये वहां पे ही रहते और पूरे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी हुकूमतें होती, फौज के अंदर इनकी ओपन रिप्रेजेंटेशन होती, पुलिस के अंदर ये होते, तो सारे हिंदुस्तान में आपकी उतनी पार्टनरशिप होती जितनी किसी और की है। अब अगर आप कहें तो मैं, हाउ कैन आई डिनाई माई ओन फाइंडिंग्स, एंड दोज फाइंडिंग्स आर वेरीफाइबल फ्रॉम द एविडेंस आई गिव। तो पाकिस्तान की जो सियासत उसके बाद बनी है, उसमें यार आप खुद देख लो, तुमने मुझसे बात नहीं की। अच्छा, जमहूरियत इंडिया ने कामयाब अपनी कर ली कि नहीं? इलेक्शन करवाते रहे, पाकिस्तान फेल हो गया। अच्छा भला पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे को बढ़ रही थी, मैंने बार बार कहा है। इन्होंने 65 वॉर करके उसको भी कर लिया। हिंदुओं का डर था, ठीक है, पाकिस्तान बन गया क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी के जब इलेक्शन करवाया 1970 में, तो अवामी लीग को हुकूमत नहीं दी और पाकिस्तान को तोड़वा लिया। तो मेरी अगर कोई बात गलत है तब तो मेरे साथ आप इतराज करें ना। मैं कोई इंडिया को, आई एम, शायद आप मेरे वीडियो नहीं सुनते। मैंने आपकी वीडियो मैं भी सुनी है, किताबें भी पढ़ी है। मैंने उन्हें कहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा कास्ट सिस्टम है। अगर ये ना होता तो कोई बाहर से आके तुम पे रूल ना करता। तो जितना वो तड़पते हैं ना इस बात पे, वो पाकिस्तान में नहीं ना सुनाई जाती। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूं। लेकिन ये बहुत कमाल है उनका कि मनुस्मृति के होते हुए के बावजूद उन्होंने ब्राह्मण को और सो कॉल्ड अछूत को एक वोट देके एक बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया। हमने क्या किया है? हमने जिनको मुसलमान डिक्लेयर किया था, उनको एक ग्रुप को हमने गैर मुस्लिम करार दे दिया। हालांकि वो मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं, मुझे पता है, हाँ जी, बट आई डोंट केयर। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। और इन्होंने अपने ये जो लॉज लेके आए हैं, ब्लेस्फेमी लॉ और ये लॉ, उससे कितने नहत्ते लोग माने गए। गवर्नर ऑफ पंजाब को मार दिया। मिनिस्टर जो है, इंडिया में इस किस्म की कहां पे हरकत हुई है? उसको मारा गया है अपना इंदिरा गांधी को बिकॉज ऑफ द कश्मीर सिखों के साथ जो हुआ है, और हर सन बिकॉज ऑफ द तमिल प्रॉब्लम।
तो उनके लिए 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम भी तो है ना, वो उनको मैनेज बेहतर करते आए। और जब से ये आई है क्या कहते हैं बीजेपी। बीजेपी, तो उसके तो मैं तनकीद ही कर रहा हूं कि वहां के मुसलमानों को इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है। तो जो मेरी ये बातें हैं वो पाकिस्तान में भी आप बताया करें ना। जी सर, इन मैं तो कंपेयर बताता हूँ, आप तो मुझे नहीं, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान आई थिंक इंडिया not always but mostly has been on the right side. Why should I not say it? 2-3 दफा पंडित नेहरू ने ऑफर किया कि नो वॉर पैक्ट कर ले, जो पाकिस्तान ने नहीं माने। अयूब खान ने, मैंने उन्हें इंडिया को बताता हूं कि अयूब खान ने ऑफर किया था कि वी कैन हैव ए जॉइंट डिफेंस। इन्होंने नो वॉर पैक्ट नहीं, जॉइंट डिफेंस किया। जो नेहरू ने कह दिया कि जॉइंट डिफेंस अगेंस्ट हुम, उस जमाने में सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था ना हमारे सारे पैक्ट। तो इंडिया कुड नॉट हैव जॉइंट, क्योंकि वो तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के हिस्से थे। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं अगर सच बोल दूं तो दिस शुड बी हेल्ड अगेंस्ट मी। मेरा तो लैमेंट ही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा कम्पैक्ट कम्युनिटी थे। ये पाकिस्तान बनाने के बाद हुआ क्या है, शिया सुन्नी के झगड़े नहीं हुए, मिलिटेंसी इतनी कत्लेआम कहां पे अभी तक इंडिया के अंदर ऐसे नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दोस्तों की वो थी, वो ये क्या कहते हैं यार, शियों की वो दफनाने गए हुए थे वहां पे, ये दूसरों ने आके वहां पे मशीन गन फायरिंग की है और सुन्नियों की मस्जिद में जाके इन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो if we are going to do comparisons, should one be a diplomat and always blame both sides and feel good, or somebody should take a position and say this is right and this is wrong? लेकिन जिस बात पे मैं अड़ा हुआ हूं कि पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट, इट हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इंडिया अगर 1 इंच भी लाइन ऑफ कंट्रोल वायलेट करके पाकिस्तान में आता है तो मैंने कहा मैं और मेरे दोनों बेटे आके पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। सो आई नो वेयर पाकिस्तान शुड बी डिफेंडेड, बट आई कांट डिफेंड पाकिस्तान रॉन्ग पॉलिसीज। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जब उन्होंने वहां पे हुकूमत बना दी तो तब से ये केस खराब हुआ है। आज ही आपने मुझसे पूछा है ना, तो आई थिंक आपको विड्रॉ करने चाहिए लफ्ज जो मेरे आप खिलाफ ने नहीं नहीं, बोले। देखिए मैंने मैंने शुरू में, जवाब तो दे दिया नहीं है। नहीं, मैंने सवाल करते हुए कहा था कि मेरी राय नहीं है, आप तो मुझे जानते ही हैं, लोग कमेंट करेंगे तो मैं हाँ, चाहता हूं कि वो लोग फिर, करें हाँ, कमेंट, नहीं लोग तो मेरी करेंगे। ख्वाहिश थी कि वो कम से कम आपकी जवाब सुन लें, क्योंकि जब कमेंट हो रहा होता है तो आप जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होते, मैं ठीक है, चाहता था कि आपका जवाब आ मुनासिब जाए। मुनासिब बात है। इश्तियाक साहब, बस इस हिस्से का आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिए कि कश्मीर जब हम पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं तो उसको सिर्फ मजहबी मामले के तौर पे पेश किया जाता है। तो कश्मीर क्या मजहबी मामला है, ज्योग्राफी का मामला है, अना का मसला है, या लड़ते रहना है? एग्जैक्टली अगर हम कश्मीर के मसले को डिफाइन करें तो कश्मीर का मसला बिलाकर है क्या? ये तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन है। अगर कश्मीरी, अच्छा इस्लामिक भी पूरा नहीं है ना, उसकी एग्जाम्पल देख लो। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान का ये झगड़ा हुआ तो जो बिहारी मुसलमान थे उन्होंने वो बदर और ये तंजीम के अंदर जाके पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया। ठीक है, डू यू नो दैट? जी जी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो जा रहे थे शिमला में इंदिरा गांधी से निगोशिएशंस करने, तो एक मेमोरेंडम है जो पाकिस्तान आर्मी ने दिया था उन्हें, जो शुजा नवाज ने अपनी किताब में दिया और मैंने वहां से वो लिया है। वो ये था कि अंडर नो सर्कमस्टांस आर यू टू एक्सेप्ट कि ये जो बिहारी हैं दे कैन बी रिपेट्रिएटेड टू पाकिस्तान। और वो बंगाली तो उनकी जान के पीछे थे क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ लड़े थे। तो उन 400,000 बिहारियों को तो हम लेने को तैयार नहीं है, हालांकि वो मुसलमान थे जो सच्चे पाकिस्तान के लिए लड़े थे हमारी फौज के साथ। तो ये फिर इट्स कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। यू यूज समथिंग, इस्लाम को ये यूज
तो मुझे लगता है करते हैं, क्योंकि अगर ये ओपन हार्ट हो तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था ना। एनी मुस्लिम oppressed in India by Hindus should come to Pakistan. कम से कम इसराइल की ये तो तारीफ करनी चाहिए ना कि लॉ ऑफ रिटर्न गिव्स एवरी oppressed और नॉन oppressed Jew the right to come because it's a Jewish state. हमने मुस्लिम नेशन के लिए स्टेट बनाई, लेकिन जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके लिए मैंने कोट किया है अपना 30 मार्च 1941 को कानपुर में, जब पूछा गया जिन्ना साहब से कि हमारा क्या बनेगा, हम तो यहां रह जाएंगे, तो आई हैव कोटेड, ये मुझे कहे ना कि ये कोट नहीं है। वहां पर उन्होंने कहा कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स टेस्ट और गो थ्रू martyrdom, शहादत, and get them smashed. Now, I would never say this about 2 करोड़. मैं तो एक बंदे के लिए कहने को तैयार नहीं हूं। साफ नजर आ रहा था कि जहां पे आप कहते हैं हिंदुओं मुसलमानों को तंग करेंगे, वो तो वहां पे ही होंगे ना जहां पे वो कम है और सबसे कमजोर है। या तो आप टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इधर लाते, तो फिर हिंदू कहते हैं, मैं उनके के कश्मीर लेना है तो ये भी सारे ले जाओ ना अपने साथ। वी हैव नो मॉरल आर्ग्यूमेंट यार। तो जैसे आपने कहा था, क्या ये रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है? ओनली पार्शली। अगर कश्मीरी मुसलमान ना हो तो ये हमारा कोई आर्ग्यूमेंट ना बने। लेकिन क्या ये इस्लाम की मोहब्बत में है? तो इस्लाम की मोहब्बत बिहारियों के लिए तो नहीं है, कश्मीरियों के लिए क्यों है? तो ये अना का प्रॉब्लम भी है, और ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट का भी है कि ये जो हमेशा जंग की मौके अगर आप रखें तो स्ट्रॉन्ग आर्मीज, आर्म्ड फोर्सेस पे खर्चा ज्यादा, ये जस्टिफाई होता है। और सच्ची बात है, इंडिया के अंदर भी आप उनको यही वो करते हैं। पाकिस्तान का थ्रेट, चाइना का थ्रेट मींस इंडिया स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ही होता है, मैं कहता हूं दोनों में होता है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी दोनों तरफ आ गए। हिंदुओं के लिए यह प्रॉब्लम है कि अगर कश्मीरी मुसलमान नहीं आ रह सकते क्योंकि वो मुसलमान है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो इनको भी लेके जाओ। वाई एनी मुस्लिम इन इंडिया देन? तो उसका हमारे पास क्या जवाब है कि नहीं, वो इंडियन सिटीजन हैं। ये कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग। मैंने कहा एक वो मुसलमान जो पाकिस्तान की यूनिटी के लिए लड़े हमारे बंगालियों के साथ, उनके ये मेमोरेंडम ये है कि इनको मत बुलाओ, मत आने दो। सो वेयर इज द मॉरल स्टैंड दैट वी हैव? तो ये अना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ये पोजीशन ले चुके हैं और इंडिया भी ये ले चुका है। मैंने तो कहा इंडिया एट वन पॉइंट वाज विलिंग टू गिव यू कश्मीर यार। तो अना का प्रॉब्लम तो वहां पे भी बन गया है ना। लेकिन जब 2 स्टेट जंगें लड़ लेना, उसके बाद फिर वो टेरिटरी नहीं देती जो उनके पास होते हैं। ये आप देख लें, ये 1948 में जो यूएन रेजोल्यूशन था 2 स्टेट्स इन पैलेस्टाइन, जो अरबों ने नहीं माना, तो जंग हुई, तो इजराइल ने वो सारा कैप्चर कर लिया। कुछ इलाका तब हार गए, कुछ 67 में हार गए। और आज वो कहते हैं कि उसी को मान लो, तो इजराइल मानने को तैयार नहीं है, दैट्स डायरेक्टली राइट। कैप्चर कर लिया। नहीं, ये आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ताकि ये ना लगे सिर्फ हम करते हैं, जी। ये सारी दुनिया में ऐसे होता है। और ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, पहले अमेरिका के सारी पॉपुलेशन जो लोकल थी उसे निस्तो नाबूद कर दिया और वहां पे फिर जमहूरियत पैदा की, जहां पे कोई ऑपोजिशन ही ना रहे और अपने लोगों की आप जमहूरियत बना लें। ऑस्ट्रेलिया में भी ये किया। तो रिकॉर्ड क्या है? मैं तो कहता हूं हिंदुओं ने फिर अभी तक कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 बंदों ने प्रॉपर्टी ली है। नोबडी हैज गॉन एंड बॉट देयर। उन्होंने कोशिश महाराजा ने की थी, जम्मू में उन्होंने कर लिया था, लेकिन कश्मीर वैली में तो उन्होंने बाई फोर्स वहां से मुसलमानों को नहीं ना भगाया। चाइना के अंदर तो सिंकियांग वाज 85% उगीर, जहां पे वो 55% हन चाइनीज हो गए हैं, 45%। तो अब रिकॉर्ड तो देखें ना, इंडिया का रिकॉर्ड कई मामलों में बहुत बुरा है, लेकिन बाय कंपैरिजन
उन जो नजर आता है मुझे वो और भी है। और आप तो बलूचिस्तान पे प्रोग्राम कर चुके हैं ना, जी मुकेश। आज तक इंडिया ने बम्बार्डमेंट तो नहीं ना की कश्मीर के ऊपर, हमारी तो कई दफा हो चुकी है। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दैट यार? जी या फाटा के अंदर तो जिनके वो कहते हैं देयर इज अ क्लोजेट, वो क्या कहते हैं, डेड बॉडी या क्या है वो मिसाल। स्केलेटन्स होते हैं ना, हाँ जो स्केलेटन है वो हर जगह पे है। तो जब दो स्टेट्स पे compete करती हैं वो एक दूसरों की कमजोरियों की बात करती हैं ना। वो कहते हैं 1.6% हिंदू हैं, लड़की 1000 आप उठा के ले जाते हैं उनको मुसलमान बना लेते हैं। आपका कहाँ बिहेवियर इंसानियत के ऊपर बेस्ड है? कई अहमदी बताते हैं कि उनके कब्रिस्तान जो है इन्होंने बुलडोज कर दिए। हाँ जी। तो हाँ, और शियों के तो आप, शिया कह रहा हूं यार, क्रिश्चियंस के साथ क्या नहीं हुआ? नौजवान जोड़े को भट्टे के अंदर फेंक दिया और उनके, तो हमारा रिकॉर्ड किस तरह बाय कंपैरिजन बेहतर है? मुझे आज आपके उस सवाल ने थोड़ा मुझे फोर्स मी टू से दीज थिंग्स। मैं तो नहीं था कहना चाहता। सो शुड वन नॉट बी क्रिटिकल? आर यू नॉट क्रिटिकल फॉर व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान? आई एम, एंड ऑब्वियसली हु लव्स पाकिस्तान हैज टू बी क्रिटिकल, क्योंकि आप बुरे का साथ देकर तो उसका साथ नहीं दे सकते। अगर अगर हम बाकी पाकिस्तान एक ग्रेट मुल्क बन जाता, वुड यू डू यू थिंक यू एंड आई वुड बी फेवरिंग इंडिया? फेवरिंग नहीं, उसकी तारीफ कर रहे होते। इनका अपना रिकॉर्ड कहीं भी तो बेहतर नहीं है ना उनसे। एक मामले में था, पाकिस्तान वाज बेटर फेड। हाँ जी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेहतर थी इंडिया अर्ली से। 60s में। जी इन्होंने सत्यानाश कर दिया कश्मीर जिहाद शुरू करके, और अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का हमसे बेहतर पहली दफा जाके हुआ है। पाकिस्तान बनने से चंद तो फायदे हुए ना, सारे हिंदू सिख चले गए, आपको चांस मिला आगे बढ़ने का। ये भी मेरे किताब के चैप्टर के अंदर हिस्सा है जी कि दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ इट। जी। इसलिए सब इसी से को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा देखने वालों के लिए कि इससे जो लास्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, जहां मैंने इश्तियाक साहब से टेबल पेट प्ले करके सवाल किया था कि नजर आता है कि आप इंडिया का साथ देते हैं, देखने वालों को नजर आएगा कि उनके जवाब के बाद एक कट है। उस कट की वजह यह है कि हमारा जूम के 40 मिनट खत्म हो गए थे। मैं इश्तियाक साहब के सामने ही कह रहा हूँ ताकि वो बात क्लियर हो जाए, देखने वाले फिर इस लड़ाई में ना लग जाए और जो मुद्दा है बात का वो कहीं जाया ना हो जाए। इश्तियाक साहब जी के वक्त का अब तक बहुत शुक्रिया।